हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवनारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन पे। तो मौर्य प्रशासन पे हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं पिछले, ये चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राइट, या मौर्य प्रशासन की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस पे चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो मौर्य प्रशासन की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो उस समय क्या था, एक बड़ा साम्राज्य था। और मौर्य का अगर कैपिटल की बात करें तो ये गंगा यमुना के द्वाब, या बोलते तो गंगा सोन नदी के द्वाब पर था। इसलिए यहाँ क्या था, कृषि को प्राथमिकता दी जाती थी, और यही कारण है कि ये कृषि प्रधान वंश रहा है। तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था में अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ जाके कि राज्य और निजी दोनों यहाँ पे कारक क्या प्रभावी थे। मतलब राज्य भी अपना आर्थिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं करता था, और निजी जो स्वामित्व वाले व्यक्ति थे, निजी संस्थाएं भी थी, वो क्या करती थी, आर्थिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं करती थी। सेकंड क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जो मौर्य वंश है, मौर्य काल है, ये कृषि पर जोर देता है। इस समय क्या होता है कि अगर देखें तो कृषि में जैसे धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है और गन्ने की फसल को क्या निकृष्टतम माना गया है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मौर्य साम्राज्य है मुख्यतः कहाँ था, अगर इसका एक केंद्रीय साम्राज्य देखें तो केंद्रीय रूप से कहाँ पर था, ये गंगा द्वाब पर था। तो इस वजह से क्या है, ये और ज़्यादा कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा दे रहा था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। थर्ड क्या था कि अर्थव्यवस्था में कौटिल्य के अगर अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य का जो एक रचना है अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य काल में वार्ता की बात कही गई। वार्ता क्या है, वार्ता अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से उस समय, कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य, इसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। और अर्थव्यवस्था, इसका जो वर्णन किया गया है, वार्ता का वर्णन, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि भाई कृषि कैसी थी, कृषि का उस समय प्रारूप कैसा था, इसमें बात करते हैं। तो कृषि की बात करें तो कृषि जो थी, एक वर्ष में 3 फसल उगाई जाती थी। आपको पता है कि मौर्य काल क्या था, कृषि प्रधान था, और उस समय क्या था, 3 फसलें उगाई जाती थी एक वर्ष में। कौन कौन सा, एक हेमंत, एक ग्रीष्मिक, एक जायद। हेमंत मतलब रबी फसल, ग्रीष्मिक मतलब खरीफ फसल, और जायद मतलब जायद केदार, एक थी केदार, राइट। तो केदार में क्या था, जायद फसल। अच्छा, जायद फसल क्या होती है, जायद फसल मतलब जो आपका इधर जैसे ये तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, खीरा वगैरह जो मौसम आता है ना, ये आपका मार्च के बाद से देख सकते हैं, मार्च से जुलाई या अगस्त तक के बीच में 3 से 4 महीने का जो टाइम होता है वो केदार का फसल का टाइम होता है। इसमें जो धान की फसल को क्या मानते थे, सर्वोत्तम माना गया था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया और गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया, मतलब निकृष्ट माना गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं भूमि की। जो उसमें मौर्य काल में भूमि का जो आवंटन होता था, मतलब भूमि कैसी थी, भूमि 2 प्रकार से थी। एक थी जो राजकीय नियंत्रण में थी, दूसरा निजी स्वामित्व वाली भूमि, राइट। राजकीय नियंत्रण वाली बात करते हैं। राजकीय नियंत्रण वाली जो कुल भूमि थी उसको क्या दिया जाता था, बटाई पर दिया जाता था। मतलब लोगों को दिया जाता था कि आप उसमें खेती करिए, और उसके बदले क्या, राज्य उससे क्या कर या राजस्व वसूलता था। तो उसके अंदर क्या बटाई दिया जाता था, जिसमें बटाई भी क्या 2 प्रकार से दिया जाता था। एक तो दिया जाता था कि भाई राज्य द्वारा क्या है, खेत दिया गया, आप 1 वर्ष करिए, और आपको बैल, फर्टिलाइजर, बीजा इत्यादि सब क्या राज्य द्वारा दिया गया। दूसरा क्या था कि केवल खेत दे दिया गया, आपको भूमि दे दी गई, उसके बाद आपको सारी सामग्री कौन लगाता था, किसान लगाता था, स्वयं लगाता था। तो दोनों में क्या अलग अलग राजस्व था। जैसे अगर राज्य द्वारा जो बटाई दी गई भूमि पर अगर राज्य ही सामग्री देता था, जैसे बैल, हल, बीजा, फर्टिलाइजर, ये सब अगर राज्य देता था, तो उसमें राज्य का जो 3/4 हिस्सा बनता था। मतलब किसान जो करता था उसको 1/4 हिस्सा मिलता था,
और जो राज्य भूमि देता था उसके साथ सामग्री भी देता था, उसको 3/4 हिस्सा मिलते थे। मतलब 75% जो राज्य ले जाता था और 25% जो किसान लेता था। दूसरा कहते हैं किसान, राज्य तो भूमि दे दिया लेकिन किसान अपना ही बैल, अपना हल, अपना बीजा, अपना फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो इसमें क्या होता था, राज्य को आधा हिस्सा मिलता था। मतलब 50% राज्य को मिलता था और 50% मिलता था किसान को, राइट। और इसी में क्या, सीता, इसको बोलते थे सीता। मतलब ये जो बटाई पर राज्य की नियंत्रण वाली भूमि थी, उसमें जो राज्य को राजस्व मिलता था उसको सीता बोलते थे, राइट। सेकेंड आता है निजी स्वामित्व वाली भूमि। तो निजी स्वामित्व वाली भूमि जो ऐसे किसानों को क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, राइट, क्योंकि उनकी स्वयं की भूमि होती थी। उसमें जो कर लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 के बीच में दिया जाता था। इसको क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था, राइट। मतलब जो निजी स्वामित्व भूमि से राजस्व प्राप्त होता था राज्य को, उसको भाग बोला जाता था, राइट। भाग, निजी भूमि से प्राप्त राजस्व, ये कितना होता था, 1/4 से 1/6 के बीच में किया जाता था इसका। अब आते हैं अदेयमातृ। अदेयमातृ क्या है, अदेयमातृ का वर्णन जो है आपके जो कौटिल्य होते हैं उनके अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि अदेयमातृ ऐसी भूमि है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती थी। बिना वर्षा के क्या अच्छी फसल हो सकती थी, उसको अदेयमातृ कहा गया, राइट। जो राजकीय भूमि होती थी, इसका जो नियंत्रण करता होता था, मतलब मुख्य नियंत्रण करता होता था, वो होता था शीताध्यक्ष, राइट। जो राजकीय भूमि होती थी उसका जो मुख्य नियंत्रण करता होता था वो होता था शीताध्यक्ष। आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग उद्योग की ना। तो उद्योग की बात करें तो उसमें जो प्रधान उद्योग था वो था सूत कातना और बुनना। उसके अलावा जो उद्योगों को काफी संरक्षण प्राप्त था, उद्योगों के लिए क्या एक पृथक न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। मतलब उद्योगों से संबंधित, व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए पृथक न्यायालय जिसका नाम था महाश्रेष्ठी, राइट। उद्योगों से संबंधित या व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो क्या उसको कौन सुलझाता था, एक पृथक न्यायालय था महाश्रेष्ठी। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख संगठनों की, जैसे क्या श्रेणी। श्रेणी क्या था, शिल्पियों का एक संगठन था जिसको बोलते थे श्रेणी। दूसरा था निगम। निगम क्या था, व्यापारियों का संगठन था। तीसरा था संघ, महाजनों का संघ। महाजन मतलब यहाँ पर जो उधार देते थे लोगों को, वो महाजन, उनका संघ क्या, उनका जो संगठन होता था उसको संघ बोलते थे। तीसरा था सार्थवाह। ये अनाज से संबंधित जो व्यापारी होते थे, जो आवक जावक करते थे, अनाज से संबंधित अनाज लेते थे, उनके घर से लेके आते थे, तो ऐसे व्यापारी जो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे और वहां पर बेचते थे, ऐसे अनाज से संबंधित व्यापारियों का समूह क्या बोला जाता था, सार्थवाह। समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय क्या था, ये सारे जो संगठन थे उसमें उद्योग, व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित जो भी संगठन थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे जिनको समय बोला जाता था। मतलब संगठन के कानून का संग्रह का समूह जो था, संगठन के कानून का जो समूह था जिसको रखा गया था, जिसमें उसको समय बोला जाता था। अर्थशास्त्र एक और जानकारी मिलती है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि उसमें क्या चीनी रेशम उद्योग भी किया जाता था भारत में, राइट। भारत में क्या था उसमें, चीनी रेशम उद्योग भी किया जाता था। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत क्या होता था, आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था, जल मार्ग के द्वारा व्यापार भी होता था, स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। तो आंतरिक व्यापार की बात करें तो इसमें कुछ केंद्र थे, जैसे तक्षशिला, कौशाम्बी और तोशली, कली की राजधानी तोशली, ऐसे जगह से क्या ये व्यापार के केंद्र थे। और अगर बाह्य व्यापार की बात करें तो बाह्य व्यापार के अंतर्गत मिस्र, जैसे रोम, सीरिया जैसे मिस्र के बारे में जानकारी मिलती है कि मिस्र ने क्या हाथी दांत और मोती वगैरह क्या यहाँ पे भेजे जाते थे मिस्र में। जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग के अंतर्गत क्या
जो अपना पूर्व में आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह की जानकारी मिलती है, और पश्चिम में जो जानकारी मिलती है वो भृगुकृच्छ, गुजरात के अंतर्गत भृगुकृच्छ की जानकारी मिलती है। आइए को जानते हैं कि भाई जो निष्क्राम में कर लगता था वो क्या था। वो निर्यात पर कर लगता था, ये मतलब बाहर अगर विदेशों में सामान जा रहा है। ये था आदित्य कर, ये था विदेशी सामान अगर मान लो भारत के क्षेत्र के अंदर आया तो उसके सामान पर लगता था आदित्य कर। लेकिन अगर प्रवेश किया मतलब बाहरी सामान यहाँ आता था, जैसे लोग भेजते थे, तो उस पर लगता था आपका आयात कर, उसको बोलते थे प्रवेश कर। आइए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग मुद्रा व्यवस्था की। अच्छा, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि भाई पौत्वाध्यक्ष कौन था। पौत्वाध्यक्ष जो बाजार में नापतौल संबंधी अगर त्रुटि या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी जांच कौन करता था? पौत्वाध्यक्ष, मतलब नापतौल निरीक्षक। बाजार में जो नापतौल निरीक्षक होता था वो पौत्वाध्यक्ष कहलाता था। एक पणाध्यक्ष था। पणाध्यक्ष क्या था? किसी भी बाजार या किसी भी व्यवसाय व्यापार में उसके भ्रष्टाचार की जानकारी, भ्रष्टाचार को मतलब खोजता था, या व्यापार व्यवसाय पर नियंत्रण करता था। कैसे व्यापार व्यवसाय, आपको कौन कौन सी गाइडलाइन जारी करता था, आपको कैसे करना है, क्या क्या फॉलो करना है, आपको कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या फॉलो करना है आपको। तो पणाध्यक्ष क्या था? व्यापार व्यवसाय पर नियंत्रण करने वाला। आइए बात करते हैं हम लोग मुद्रा व्यवस्था। तो मुद्रा व्यवस्था में सबसे पहली चीज आती है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन था? ये राजकीय टकसाल का प्रमुख था, राइट। राजकीय टकसाल का प्रमुख पणाध्यक्ष होता था। और जो मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी हुए थे आहत सिक्के, मतलब आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ, तो ठप्पा या पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता है इनको। सिक्कों में जो अंकन होता था मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र का सिक्कों में अंकन होता था। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो राजमुद्रा की पण थी जो कि चांदी की बनी थी। राजमुद्रा क्या थी मौर्यों की? वो थी पण जो कि चांदी की बनी थी। और अन्य मुद्राओं की बात करें तो पण और कांसड़ पर चांदी के बने थे, पण और कांसड़ पर चांदी के। सुवर्ण और निष्क बने थे सोने के। माशक, काकड़ी तांबे के। अच्छा, काकड़ी भी है, अर्ध काकड़ी भी है, ये सब क्या थे? तांबे के बने थे। रूप दर्शक एक अधिकारी होता था जो कि मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी, मतलब जाली मुद्रा बाजार में न जाए इसका परीक्षण कौन करता था? रूप दर्शक। ये याद रखना, रूप दर्शक कौन है? जाली मुद्रा का जो परीक्षण करता था, मुद्रा परीक्षण करने वाला जो होता था वो होता था रूप दर्शक। तो आज के लिए यही तक हम लोग रखते हैं वीडियो। अगले वीडियो हम लोग और आगे मौर्य प्रशासन में जो जो बचा है उसकी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।